यो दोस्तों, क्या हालचाल। वेलकम टू खबरीवर्स, जहां मिलेंगे आपको यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर के सबसे फ्रेश मसाले और ट्रेंडिंग न्यूज़ और वायरल अपडेट्स। तो बिना किसी लेट के लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मेरी एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि आप लोग वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करें, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाने पे। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पहले से पता होगा कि पाकिस्तान के लिए इंडिया की तरफ से वाटर सप्लाई रोक दिया गया है। तो वो न्यूज के बाद लश्कर तैयबा के जो हेड है उसने एक वीडियो पोस्ट की है कि अटैक उसके द्वारा नहीं की गई है लिया जाए। लेकिन ये एक बार वीडियो देखिए अब लश्कर तैयबा की जो चीफ उसने क्या वीडियो पोस्ट करा है। गुज़श्ता दिनों जम्मू कश्मीर के इलाका पहलगाम में जो हमला हुआ है और 27 जानों का ज़िया हुआ है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस हमले की आड़ में हिंदुस्तान के मीडिया ने मुझे मोर्द इल्ज़ाम ठहराया। फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम। तो गाइस, बीसीसीआई की तरफ से ये न्यूज़ भी आ रही है कि इन फ्यूचर कोई भी इंडिया पाकिस्तान की इवेंट या फ्यूचर में कोई भी मैच नहीं होने वाली इंडिया में। इस पे आपके क्या थॉट है, कमेंट में जरूर बताइए। सो गाइस, तब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे और बात करते हैं मुस्कान कारिया के बारे में। आप में से बहुत सारे जन ने शायद से पहले से जानते होंगे क्योंकि इनके इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। तो अभी उनकी नाम इसलिए हाईलाइट हो गई है क्योंकि वो इंस्टाग्राम के सब्सक्रिप्शन सेक्शन में कुछ एक्सक्लूसिव फोटो पोस्ट करती हैं ऑन पर्टिकुलर अमाउंट। तो उसके नंबर्स देख के, सब्सक्रिप्शन अमाउंट देख के और सब्सक्रिप्शन मेंबर नंबर्स देख के वो अभी ज्यादा लाइट में आ रही हैं क्योंकि अप्रॉक्स वो 21 लाख अर्न करती है मंथ का बस फोटोज पोस्ट करके। तो इस पे जनजी वेबे ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। तो एक बार जनजी वे की अब एक बार ये वीडियो सुनिए। हमने इस लड़की को इंटरनेट के ऊपर खाना खराब करते हुए देखा ही होगा और मुझे भी लगा था कि यार गरीब सी होगी क्योंकि इंस्टाग्राम वीडियो बनाने के पैसे देता नहीं है और ब्रांड्स ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। बट मैं गलती से इसके इंस्टाग्राम पे चला गया और इसके सब्सक्राइबर्स देख लिए जो कि हर महीने इसको 400 रुपए दे रहे हैं और उनका नंबर है 5300 से भी ज्यादा, जो हर महीने के बनते हैं 21,50,000 से भी ज्यादा। और पता है क्यों दिए जा रहे हैं? एक पोस्ट और 3 रील देखने के लिए। भाई 21.5 लाख रुपए उसको नहीं मिलेंगे, इसके अंदर से 6.5 लाख रुपए काट लेंगे ऐप स्टोर या फिर गूगल प्ले स्टोर। 2,70,000 रुपए का इसके अंदर से जीएसटी कट जाएगा। इंस्टाग्राम इसमें से कोई भी कमीशन नहीं लेता और करीब 12.5 लाख रुपए इनको मिल जाएंगे। पर तुम लोग हर महीने 21 लाख रुपए दे रहे हो। भाई कमाल तो तुम्हारी। सो गाइस, तो चलिए अब बात करते हैं अंजलि अरोरा के बारे में। जैसे कि ये टॉपिक मैंने पहले भी अपने वीडियो में कवर कर रखा है, तो आप एक बार वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। सो ये उस कंट्रोवर्सी के बाद वापस से अंजलि अरोरा ने एक स्टोरी पोस्ट किया है दिखाते हुए कि हाँ, उन्होंने मुन्नवर फारूकी को पहले ब्लॉक कर रखा था। तो आप एक बार ये उनकी स्टोरी देखिए। आज ना मैं अपने टैक्स चेक कर रही थी तो मेरे ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे हैं और कुछ लोगों की अंधभक्ति अभी भी चालू है। माना भेड़ चाल इम्पोर्टेंट है, पर इतना भेड़ चाल में कैसे चल सकते हो आप लोग यार? किसी ने कुछ डाला और आप सीधा फट बिना कुछ सोचे समझे। भाई एल्विश ने खुद देखा, उसने बोला बात खत्म, मुझे किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको सफाई चाहिए, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर कर दी है, आप जाके देख सकते हो। और आपको देखना भी चाहिए क्योंकि आप बाकी लोगों की बातों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हो और आप क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। सो कीप थिंकिंग। मैं तो चाहती हूँ आप ओवर थिंक करो, इतनी ज़्यादा करो, पर वही लोग करो जो दिमाग से ख़राब है, घर बैठे वेले बेचारे कमेंट सेक्शन, टैग्स, गंदी गालियाँ, ये कर देंगे वो कर देंगे। कुछ नहीं कर सकते हो तुम, यू कांट डू एनीथिंग। अरोरा की स्टोरी के बाद मुन्नवर फारूकी ने भी अपने चैनल पे ये ऑडियो डाला है, तो एक बार उनकी ऑडियो सुनिए। ये स्टोरी डाला है किसी ने, तो अभी मुझे वीडियोस आ रहे थे तो स्टोरी पे ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाला है जिसमें मैं ब्लॉक हूँ। बट आप एक चीज़ नोटिस करोगे सब में ना, देखो इंक्लूड अदर अकाउंट दे में है वो डिक्री। मतलब जब आप ब्लॉक करते हो तो आपको पूछता है कि इनके बाकी अकाउंट जो है उसको भी आप ब्लॉक करना चाहते हो, क्या आप चाहते हो कि दूसरे अकाउंट से आपको देख सके, ऐसा सा, है ना। और ये कब ऑप्शन आता है पता है? जब आपके पास अधिकार होते हैं ये ऑप्शन चूज करने का। बट अभी क्या ब्लॉक किया हुआ है ना, तो ये अधिकार नहीं आता है। तो ब्लॉक आदमी को ब्लॉक करते हो ना, तो देखो ये अकेला गांगुली के था, दादा सौरव गांगुली की तरह तुम्हारा भाई अकेला है जिसमें वो ऑप्शन लिख के नहीं आ रहा नीचे कि इन्होंने मुझे हर जगह से ब्लॉक किया। तो इसमें तो खाली एक ब्लॉक आदमी को ब्लॉक अरे भाई ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग में इसका स्क्रीनशॉट है, ये तो उनका, ये तो मेरा नहीं है भाई। तो थोड़ा एडिट कर लेते तो अच्छा रहता था, बट ठीक है कोई बात नहीं। अरे और एल्विश ने देख लिया तो एल्विश क्या है भाई? एल्विश ने देख लिया, हाँ तो किया रहेगा ब्लॉक पॉडकास्ट से पहले या फिर होगा ब्लॉक, चल मानते, बट फिर अनब्लॉक किया रहेगा, देखने का मन किया, पता नहीं कुछ भी। बट जो है हकीकत है, झूठा स्क्रीनशॉट, मैंने कोई रिकॉर्डिंग एलिगेशन नहीं लगाया, मैं तो बस सच बता रहा था। एलिगेशन ऐसा सामने से मुझे लगा कि मेरे पे, तो मैंने इसलिए क्लियर करने के लिए वीडियो डाला था। कोई एलिगेशन वगैरह नहीं था, ये तो खाली एक क्लियरिफिकेशन था। बट ये सामने ये आया तो ठीक है, फनी है ये वाला तो बहुत। और मैं कौन सा सर्च करके ढूंढने गया कि मैं ब्लॉग हो गया, नहीं है ना। अपन तो इंस्टाग्राम पे घूम रहे थे और देखो मैंने ऊपर डाला ही है, रिकॉर्डिंग देख लो आप, तो उसमें सब फीड पे आ गया वो उस पर
सर्च फॉर यू पे वैसे करके। पर अब इंस्टाग्राम को थोड़ी बोलेंगे दिस इज नॉट फॉर मी, है ना। अब वो थंबनेल ऐसा इस्तेमाल करेंगे तो इंस्टाग्राम तो पुश करेगा ना कि भाई पब्लिक यही देखती है तो यही दिखाओ सबको, तो अपने को नहीं देखना, तो अपन ने देख के ब्लॉक कर दिया, सिंपल। और मैं कौन सा सर्च, और ये सारा तो एंडलेस होता है ना, ये इंटरनेट पे सब एंडलेस चलता है। अभी अपने को ज़्यादा लंबी चौड़ी करने का कुछ है नहीं, दूसरे काम में अपन अभी लगे हुए, तो काम पे ध्यान दो, है ना। तो बस अभी कुछ भी आए तो मैं कुछ ऐसा यहाँ पे और डालने वाला हूँ नहीं, रिप्लाई तो पहले से ही बोल रहा हूँ कि डन फॉर द डे टाइप है ना। अभी दूसरे काम पे ध्यान देते हैं अपन। अभी गुड मॉर्निंग हुई अपनी। और गाइस इस कंट्रोवर्सी के बीच में आपकी क्या थॉट है वो आप कमेंट डाउन करके बता सकते हैं। तो गाइस हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो कि पुणे से आ रहा है। और वहाँ पे भी एक कार वाले को बहुत पीटा गया, उन पे पत्थर चलाया गया जस्ट बिकॉज वो कार का हॉर्न बजाते। 6 लोगों ने मिलकर उनके पर स्टोन फेंका, पत्थर चलाए। तो एक बार आप ये वीडियो चेक कीजिए और कार की कंडीशन देखिए क्या हुआ। गाइस अब तो मुझे खुद में डर लगता है इतने न्यूज़ देखने के बाद रोड रेज के ऊपर, कि कहीं कुछ मैं अपने फैमिली के साथ जाऊँ तो कहीं कुछ इंसिडेंट ना हो जाए। इस पे आपका क्या थॉट है, एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो कि शो ऑफ के ऊपर है। जैसे कि आपने सभी ने देखा होगा कि पापराजी के सामने सेलिब्रिटी सारे एक्सपेंसिव बैग कैरी करते हैं, क्लोथ एक्सपेंसिव पहनते हैं, बॉटल एक्सपेंसिव कैरी करते हैं। तो ये चीज एक्सपोज करते हुए अभी न्यू ने एक वीडियो डाला, तो अब एक बार प्लीज ये वीडियो देखिए। यानी बैग सिर्फ 1 लाख रुपए की और बाकी के 30 लाख रुपए इज द प्राइस ऑफ शो ऑफ। ये शो ऑफ कल्चर वही कल्चर है जो वेस्ट से भारत में आ रहा है और हमें गरीब बना रहा है। सेलिब्रिटीज आपको उल्लू बना रहे हैं। ये देखिए, इनके हाथ में जो बॉटल है उसकी कीमत क्या होगी, जरा गेस कीजिए। इट कॉस्ट 25,000 रुपीज। व्हाट? ये है स्टैनली कप, जो अमेरिका में तो $35 का यानी कुछ 3,500 रुपए का मिलता है, लेकिन इंडिया में 8,900 से स्टार्ट होता है और कुछ कलर्स तो 15,000 और 25,000 तक जाते हैं। ऐसे स्टैनली कप्स हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक सारे सेलिब्रिटीज के हाथ में आपको दिखते हैं। और बात सिर्फ बॉटल्स की नहीं है। जब हम किसी सेलेब का स्नीकर कलेक्शन देखते हैं या फिर आईफोन के साथ सेल्फीज देखते हैं तो हमें लगता है अरे अगर हमें उनके जैसे बनना है तो हमें भी ये सारी चीजें चाहिए। और इसी से जन्म होता है शो ऑफ कल्चर का, जो आज कैंसर की तरह भारत को डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपके वॉलेट पर ही नहीं देश की इकोनॉमी पर भी होने वाला है। कैसे, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। क्योंकि भारत में इन्फ्लुएंसर्स तो बहुत हैं, लेकिन हम डी इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, आपको स्टूपिड चीजें करने से रोकना चाहते हैं। हमें मिलता है चैप्टर 1, शो ऑफ का मतलब क्या। आज एक नया बिजनेस बन चुका है कि लोग खुद कॉन्सर्ट जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो दूसरे लोगों को पैसे देते हैं कि वो उनके लिए कॉन्सर्ट जाए, फोटोज और वीडियोस खींचे और फिर वो लोग खुद अपने सोशल मीडिया पर चीजें पोस्ट करके फ्लेक्स कर पाए। घोर कलयुग इसे ही कहते हैं, जहाँ झूठ सोने के भाव पर बिकता है। इसे फेक फ्लेक्सिंग कहते हैं और आजकल इंस्टाग्राम पर ऐसा बहुत चलता है। बट बिफोर यू ब्लेम जेन जी फॉर दिस, लेट मी टेल यू, ये कोई नई बात नहीं है। इकोनॉमिक्स में इसे तो चलते हैं बहुत बड़े न्यूज पे, जो कि एक एनिमल के ऊपर है, जो कि 13,000 ईयर पहले एक्सटिंक्ट हो गया था, डायर वुल्फ, और उन्हें वापस लाया गया है डीएनए के थ्रू। और उस कंपनी ने बताया कि और भी एक्सटिंक्टेड एनिमल में भी वो डीएनए के थ्रू ला सकते हैं वापस। तो ये चीज अच्छे से एक्सप्लेन किया है ध्रुव राठी ने, उन्होंने वीडियो अपलोड किया अपने चैनल पे, तो आप एक बार ये वीडियो देखिए। तो एक ऐसा जानवर जो 13,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुका था, डायर वुल्फ, वो आज धरती पर वापस आ गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से। ये दावा किया जा रहा है कोलोसल बायोसाइंसेस कंपनी के द्वारा, एक ऐसी कंपनी जो कहती है कि आने वाले समय में ऐसी कई सारी पॉपुलर एक्सटिंक्ट एनिमल की स्पीशीज को डी एक्सटिंक्ट करेगी। जैसे कि टास्मेनियन टाइगर जो एक समय पर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता था, डोडो बर्ड जो 1600s में मॉरिशस में एक्सटिंक्ट हो गई थी, या वुली मैमथ, बर्फ में एक समय पर पाए जाने वाले ये बड़े से हाथियों के रिलेटिव्स जो 4,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे।
डायर वुल्फ जो इस कंपनी के अनुसार इनका पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट था किसी एनिमल को डी एक्सटिंक्ट करने का, ये एक ऐसी वुल्फ की स्पीशीज है जिसे गेम ऑफ थ्रोन्स के टीवी शो ने काफी पॉपुलर बनाया। इस शो के कई मेन कैरेक्टर्स के पास डायर वुल्फ्स एक पेट की तरह थे। इसी से ही इंस्पायर्ड होकर जिन 2 डायर वुल्फ्स को इस कंपनी ने जन्म दिया उनका नाम रखा गया रोमुलस और रेमोस। ये पूरा प्रोजेक्ट अमेरिका की एक सीक्रेट लोकेशन में किया गया। यहाँ आप इस वीडियो में देख सकते हो, ये धूप में बैठे एक बाड़े में मजे कर रहे हैं। ये 5 महीने के हो गए हैं। इन बच्चों को कोई एहसास भी नहीं है कि ये कितने अनोखे हैं। ये एक ऐसे युग में पैदा हुए हैं जहां इनकी प्रजाति का कोई भी और सदस्य मौजूद नहीं है। और यही नहीं, इनके साथ एक तीसरे डायर वुल्फ ने भी जन्म लिया जो कि एक फीमेल थी और जिसका नाम कंपनी ने रखा खलीसी। पहली नजर पर देखने में सब कुछ बहुत ही अद्भुत लगता है, लेकिन कई लोगों ने यहां पर सवाल उठाए हैं, इस कंपनी के दावों को झूठा बताया है। बहुत से एक्सपर्ट्स जिनका कहना है कि यहां पर डायर वुल्फ को वापस नहीं लाया गया है, बल्कि एक आम वुल्फ का जेनेटिकली इंजीनियर्ड वर्जन बनाया गया है। आखिर ये सब किया कैसे गया, आइए समझते हैं इस पूरे मुद्दे को गहराई से आज के इस वीडियो में। 1854 की बात है। अमेरिका में ओहायो नदी के पास सबसे पहली बार इंसानों को डायर वुल्फ के फॉसिल्स मिले थे। 1858 में अमेरिकन साइंटिस्ट जोसेफ लेडी ने कहा कि इस जानवर को कैनिस वंश में डालना चाहिए और यहीं से ही इसे साइंटिफिक नाम दिया गया कैनिस डायरस। इसका मतलब होता है एक डरावना कुत्ता। कैनिस जेनस में वो सारे जीव आते हैं जो कुत्ते जैसे होते हैं, जैसे कि कुत्ते, भेड़िए या सियार। फिर साल 1918 में एक साइंटिस्ट जॉन मरियम लॉस एंजलिस के तार पिट्स में डायर वुल्फ्स के फॉसिल्स को स्टडी कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ये जानवर बहुत ही अलग है, इसे कैनिस वंश में नहीं डालना चाहिए, इसके लिए एक अलग वंश होना चाहिए। लेकिन उस वक्त उनकी बात को गलत मानकर इग्नोर कर दिया गया। इसके बाद अगले 100 सालों तक लोग यही मानते रहे कि डायर वुल्फ, ग्रे वुल्फ्स और मॉडर्न भेड़ियों के क्लोज रिलेटिव थे। लेकिन 2021 में नेचर जर्नल में एक स्टडी पब्लिश होती है जो डायर वुल्फ्स को लेकर इंसानों की समझ पूरी तरीके से बदल देती है। फॉसिल्स को डिटेल में स्टडी करने से पता चला कि डायर वुल्फ मॉडर्न भेड़ियों से बहुत अलग है। लगभग 57 लाख साल पहले ही ये बाकी वुल्फ की स्पीशीज से अलग हो गए थे। इसी स्टडी में यह भी पता चला कि डायर वुल्फ्स लंबे समय तक नॉर्थ अमेरिका में ग्रे वुल्फ्स और कायोटीज के साथ रहते थे, लेकिन इनके बीच में कोई इंटरब्रीडिंग नहीं देखने को मिलती थी, कोई जीन्स मिक्स नहीं हुए इनके। और फिर करीब 13,000 साल पहले सभी डायर वुल्फ्स धरती से एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन ग्रे वुल्फ्स बचे रहे। क्या कारण था इसके पीछे? एग्जैक्टली कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि क्योंकि डायर वुल्फ्स बड़े जानवरों का शिकार करते थे, वो जानवर जिनका ये शिकार करते थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, इसलिए ये भी एक्सटिंक्ट हो गए। एक और थ्योरी इनके एक्सटिंक्शन का कारण बताती है कि ये ग्रे वुल्फ्स की तरह इंटरब्रीडिंग नहीं कर पाए और इसीलिए ये अपने आप को एनवायरमेंट के साथ अडेप्ट नहीं कर सके। अगर मॉडर्न भेड़ियों से कंपेयर करोगे तो डायर वुल्फ्स का साइज करीब 25% बड़ा होता है। गेम ऑफ थ्रोन्स में डायर वुल्फ्स को बहुत ही बड़ा दिखा रखा है, इन्हें एक शेर जितना बड़ा दिखा रखा है, लेकिन असली में ये इतने बड़े नहीं होते थे। हालांकि ये जरूर है कि इनका सिर बाकी भेड़ियों से लंबा और चौड़ा होता था और जबड़े की मसल्स बहुत ज्यादा पावरफुल होती थी। इनके शरीर पर हल्के हल्के लगभग सफेद बाल होते थे और मॉडर्न भेड़ियों की तरह ये भी झुंड में रहते थे, जिससे बाकी जानवरों का शिकार करना आसान होता था। अब सवाल आता है डी एक्सटिंक्शन का। आखिर इस कंपनी ने एक डायर वुल्फ को डी एक्सटिंक्ट कैसे किया? डी एक्सटिंक्शन का मतलब होता है एक्सटिंक्शन का उल्टा, एक्सटिंक्शन से किसी चीज को वापस लाना। मुख्य रूप से देखा जाए तो ये 3 तरीकों से किया जा सकता है। पहला तरीका है बैक ब्रीडिंग। इसमें किसी एक्सटिंक्ट प्रजाति के जीवित रिश्तेदारों में से एक ऐसे जानवर को चुना जाता है जिसमें उन पुरानी प्रजाति के कुछ गुण अभी भी मौजूद हो। फिर उनकी आपस में ब्रीडिंग करा कर धीरे धीरे उन पुरानी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक ही जानवर में लाने की कोशिश की जाती है। इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है क्वागा प्रोजेक्ट। इस फोटो को देखिए, ये जो जानवर है इसका नाम है क्वागा। आगे से ये बिल्कुल जीब्रा जैसा दिखता है, लेकिन पीछे से इसकी स्ट्राइप्स खत्म हो जाती हैं और बिल्कुल घोड़े जैसा लगता है। ये साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाला एक जानवर था जो साल 1883 में एक्सटिंक्ट हो गया हंटिंग की वजह से। लोगों ने इसकी हंटिंग करके इसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। ये जो फोटो आपने स्क्रीन पर देखी है टिल डेट इकलौती फोटो है जो आज तक हिस्ट्री में क्वागा की ली गई है, उसके एक्सटिंक्ट होने से पहले ली गई थी। लेकिन फिर 1987 में कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर क्वागा प्रोजेक्ट शुरू किया इसे डी एक्सटिंक्ट करने के लिए। यहाँ इन्होंने ऐसे जीब्रास को ढूंढा जिनकी बॉडीज पर कम स्ट्राइप्स मौजूद थी, स्पेशली बैक वाले पार्ट में कम मौजूद थी,
और फिर चुन चुन कर सेलेक्टिव ब्रीडिंग करनी शुरू करी। हर पीढ़ी में जो बच्चे पैदा होते उन्हें कम स्ट्राइप वाले ज़ीब्रास के साथ ब्रीड कराया जाता और उनके जो बच्चे पैदा होते उनमें से भी सबसे कम स्ट्राइप वाले चुने जाते। ऐसा करके 20 सालों और 3 पीढ़ियों बाद ऐसे ज़ीब्रास पैदा होने लगे जो बिल्कुल क्वागास जैसे दिखते थे। आज के दिन क्वागा प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है आप इनकी वेबसाइट पर देख सकते हैं। 1987 में ली गई ये पहली पीढ़ी की फोटो है जिस ज़ीब्रा पर बस थोड़े से कम स्ट्राइप्स थे, और 2022 में ये वाली फोटो जिसमें ये ज़ीब्रा ऑलमोस्ट एक क्वागा जैसा ही लग रहा है। इसी प्रोसेस को बैक ब्रीडिंग कहा जाता है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर उठता है, क्या दिखने में क्वागा जैसा होना एक जानवर को सही में क्वागा बना देता है? असली क्वागा में ऐसे भी कुछ ट्रेट्स हुए होंगे जिनके बारे में हम नहीं जानते, और यही एक डिसएडवांटेज है बैक ब्रीडिंग का। दिखने में ये जानवर शायद पुराना जैसा हो जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसकी जीन्स बिल्कुल वैसे ही हों जैसे उस एक्सटिंक्ट प्रजाति की थी। दूसरी डी एक्सटिंक्शन की टेक्निक आती है यहाँ पर क्लोनिंग। क्लोनिंग के जरिए किसी जानवर की बिल्कुल सटीक जेनेटिक कॉपी बनाई जा सकती है, लेकिन ऐसा करने के लिए एक एक्सटिंक्ट प्रजाति का एक सुरक्षित रखा गया सेल होना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ किया जाता है इस सेल के न्यूक्लियस को निकालकर किसी करीबी जीवित प्रजाति के एग्स में डाल दिया जाता है। सुनने में ये चीज करनी बड़ी मुश्किल लगती है और है भी, इसीलिए साल 1996 में ही पहली बार था कि एक जानवर को क्लोन किया गया था। डॉली द शीप, याद होगा, स्कूल की किताबों में पढ़ा होगा। Her name is Dolly. 7 months old, she may not be the monster imagined in a science fiction fantasy, yet the cuddly Finn Dorset lamb may represent a major landmark in the history of genetic engineering. सो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जाते जाते सब्सक्राइब बटन क्लिक करते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।